डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम 10th क्लास इतिहास से चैप्टर 4 करने जा रहे हैं। 10वीं क्लास का चैप्टर 4 है औद्योगिकरण का युग। अब देखिए, इसको हम विस्तार से समझेंगे कि इसमें क्या है। औद्योगिकरण का युग किस तरह प्रारंभ हुआ इतिहास में और कहाँ से हुआ, उनका क्या मीनिंग है। पूरा का पूरा चैप्टर NCERT की किताब से बेस्ड होगा। हर एक कंसेप्ट बड़े विस्तार से समझाया जाएगा। चैप्टर लंबा ज़रूर होगा, लेकिन देखिए, आपको समझने के लिए इस चैप्टर को शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जिस हिसाब से चैप्टर है औद्योगिकरण का युग कब शुरू हुआ था। भारत में, एशिया में, अफ्रीका में, इनमें तो बहुत बाद में आया था। अब ये सारी की सारी जो औद्योगिकरण का होगा ये हम यूरोपियन कंट्री से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी रिपीट होते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो आप ध्यान से इस चैप्टर को देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए बॉक्स में दिया हुआ है NCERT की बुक में, आदि औद्योगिकरण क्या है। देखिए, आदि औद्योगिकरण हम किसे कहते हैं कि वह समय है ये जब इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यानी कि औद्योगिकरण की शुरुआत नहीं हुई थी, उससे पहले ही लोगों ने कहीं कच्चे माल के लिए, तैयार माल बेचने के लिए और कहीं से उनकी सप्लाई करने के लिए बड़े पैमाने पर जितने भी यूरोपीय कंट्री के जो देश थे, जहाँ जहाँ औद्योगिक होना था, उसके लिए उन्होंने काम करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। इसको हम क्या कहते हैं, आदि औद्योगिकरण युग। नेक्स्ट देखते हैं कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में किस तरह का उत्पादन था, क्या था। देखिए, इस 17वीं और 18वीं शताब्दी का जो समय था, उस समय यूरोप के शहरों में जो सौदागर जो थे, गांवों के किसान और कारीगरों को पैसा देकर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। यानी कि 17वीं 18वीं शताब्दी में जो बिचौलिए लोग हुआ करते थे, जो सौदागर होते थे, गांव में जाकर जो किसान थे, कारीगर थे, उनको क्या देते, काम देते थे और उन्हीं से उत्पादन करवाते थे। उसी उत्पादन को फिर वो क्या करते थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक देश से दूसरे देश में उसको क्या करते थे, भेजा करते थे। ये हो सकता है कि इंग्लैंड के गाँव में करवाया जाता हो, भारत उनके अधीन था तो भारत में उसको क्या किया जाता हो, बेचा जाता हो। नेक्स्ट देखिएगा, NCERT की बुक के अनुसार एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 10th क्लास के लिए ही नहीं, ये वैसे भी आप अगर कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो NCERT को कवर करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिएगा, प्राच्य शब्द का क्या अर्थ है। ये बहुत रिपीट होता है बोर्ड के एग्जाम में, प्राच्य। देखिए, इसका क्या अर्थ है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश, यानी कि भूमध्य सागर के पूर्व में जो देश स्थित है, स्थापित है। आमतौर पर ये शब्द एशिया के लिए प्रयोग किया जाता है उनके द्वारा। पश्चिमी नज़रिए में प्राच्य क्षेत्र पूर्व, आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय है। ऐसा इन्होंने माना गया है कि जो देश वहाँ पे है स्थित, उनके बारे में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिएगा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि नई सदी का उदय नामक चित्र क्या है। देखिए, ये इतिहास की किताब में पेज के ऊपर दिखाया गया है कि नई सदी का एक चित्र बना है, और ये चित्र बना है, ये कहाँ पे बना है, USA के एक व्यक्ति है, उन्होंने बनाया। देखिए, अभी बताती हूँ क्या है नई सदी का उदय का चित्र। नई सदी का उदय हो गया है, ये परिभाषित करने की बात कही है। अमेरिका में E.T. पाल म्यूजिक कंपनी, ये कंपनी है, E.T. पाल म्यूजिक कंपनी है, तो इन्होंने 1900 ईस्वी में संगीत की एक किताब की जो जिल्द है, कवर है, उस पर एक तस्वीर छापी जो कि भविष्य की ओर उन्नति करते हुए तीव्र गति से उड़ान को दिखाती है। कहने का मतलब, वो जो कवर थे, उस बुक का जो कवर है, उस पे इस तरह का चित्र बनाया कि भविष्य में हम क्या कर रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, भविष्य हमारे क्या कर रहे हैं, उन्नति कर रहा है। ये एक जिल्द के ऊपर छपा हुआ जो चित्र है, वो संकेत कर रहा है कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए, इसी चैप्टर में हमें बहुत सारे इस तरह के कंसेप्ट करने हैं। जो औद्योगिकरण आया तो बहुत सारे लोग उसमें काम करते थे, काम करने वालों को और काम करने के तरीक़ों को क्या कहते थे। देखिए, एक है
स्टेपलर ये क्या है? देखिए ऐसा व्यक्ति है, ये व्यक्ति का काम करने वाले व्यक्ति को कहा गया है स्टेपलर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति होता है वो रेशे जो होते हैं, कपड़े के जो रेशे बनाते हैं, रेशों के हिसाब से उनको स्टेपल करता है, उनको छांटता है, उनको जोड़ता है, उसको क्या कहा जाता है? स्टेपल कहा जाता है। यानी कपड़ा बनाया जाता है तो उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, रेशों से हिसाब से उन कपड़ों को क्या करेगा? बांधेगा, उनको अलग अलग छांटेगा, अच्छे को अलग करेगा, हैं खराब है उसको अलग करेगा। उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? स्टेपलर कहा जाता है। नेक्स्ट फूलर। देखिए फूलर है, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो फूल करता है। फूल का मतलब यानी कि चुंगट बनाता है और उसके घारे इस कपड़े को क्या करता है? समेटता है। उसको क्या कहा जाता है? फूलर कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति में जब ये व्यक्ति क्या करते हैं? काम करते हैं, तो यानी कि कपड़े को इकट्ठा करता है, उसकी चुंगट बनाता है और फिर उस कपड़े को क्या करता है? समेटता है। तो उसको क्या कहते हैं? फूलर कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कार्डिंग क्या है? एक कार्डिंग भी एक प्रक्रिया है, ये व्यक्ति नहीं है, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? कपास या ऊन आदि जो रेशे होते हैं उनकी कताई के लिए उनको क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? कार्डिंग कहा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न आए तो आप लिख सकते हैं कि कपास और इनकी जो ऊन जो होती है उसको क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कारखानों का उदय या उस समय में 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में किस तरह से हुआ? देखिए सबसे पहले कारखाने का उदय हुआ था इंग्लैंड में, और वो हुआ था 1730 के दशक में हुआ था इंग्लैंड में। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, सबसे पहले कारखाना का उदय इंग्लैंड में 1730 के दशक में हुआ था। खुलने कारखाने वहाँ पे शुरू हो गए थे और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और 18वीं शताब्दी के अंत तक कारखानों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। अब हम देखते हैं कि कारखाने थे, उनमें इंग्लैंड के अंदर सूती वस्त्र कारखाना किस तरह था। देखिए कपास नए युग का पहला प्रतीक था। कपास से ही कपड़े बनाए जाते हैं, तो नए युग का पहला प्रतीक था वो किसे माना गया? कपास को माना गया। 1760 में ब्रिटेन ने अपने कपास उद्योग की आवश्यकता की पूरा करने के लिए, भाई कितने कपास चाहिए, उस नीड को अपनी को कंप्लीट करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करना शुरू कर दिया और 1787 में यही व्यापार बढ़कर 25 लाख पाउंड था, वो कितना हो गया? 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग में ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के प्रथम चरण में सबसे बड़ा उद्योग बनकर सामने आया था। तो देखिए कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते थे और इसका काम सबसे पहले ब्रिटेन में किया गया और फिर लोगों तक इस काम को क्या गया? पहुंचाया गया। अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन में लौह इस्पात जो उद्योग थे उनका क्या बढ़ने की गति रही। तो देखिए ब्रिटेन में लौह इस्पात उद्योग कैसे रहे। देखिए 1840 के दशक में इंग्लैंड में और 1860 के दशक में उसके जो उपनिवेश देश थे, उपनिवेश का मतलब जैसे कि भारत पर भी उनका अधिकार था, वहाँ पर ब्रिटेन ने रेलवे का विस्तार कर दिया और रेलवे का लौह और इस्पात उद्योग बहुत तेज़ी से बढ़ाया गया और 1873 ईस्वी तक ब्रिटेन के लौह और इस्पात निर्यात का मूल्य 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। तो इसका मतलब है कि लौह इस्पात उद्योग को भी बढ़ाया और जिन जिन देशों में इनके उपनिवेश स्थापित थे वहाँ पर भी इन्होंने खूब बढ़ाया। नेक्स्ट देखते हैं स्पिनिंग जेनी क्या? ये बहुत फेमस है और एक विवाद का भी विषय इस मशीन का रहा। तो ये हम देखते हैं कि ये क्या है। देखिए ये इस स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्स ने, यार ये 1764 में किया था। ये प्रश्न बहुत याद रखने योग्य है, बोर्ड की परीक्षा में भी आता है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था और कब किया था? तो 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। ऐसी मशीन बनाई कि इसमें कताई की प्रक्रिया को तेज कर दिया। जो कपड़ा बनाते थे, हाथ से काम करते थे, उसकी प्रक्रिया को बहुत बढ़ा दिया। मजदूरों की मांग उसमें क्या हो गई? कम हो गई। मजदूर बेरोजगार हो गए। पहले बहुत सारे मजदूर लगते थे, अब उनकी छुट्टी हो गई। एक ही पहिया घुमाने से
क्या होता था कि बहुत सारे मज़दूरों की तकलियों का जो काम था, जो बहुत सारे मज़दूर मिलके करते थे, वो मशीन क्या करती थी, चंद मिनटों में कर दिया करती थी और एक साथ बहुत सारे धागे बनाती थी। इससे बहुत सारे मज़दूर क्या हो गए, बेरोज़गार हो गए। आगे हम बताएंगे कि इससे किस तरीके से महिलाओं ने इसका विरोध किया और इसका उनको जब उनका काम छीन लिया गया तो इस मशीन को तोड़ने का, फोड़ने का और इसका बहुत ज़्यादा क्या किया गया था, विरोध किया गया था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि देखिए इसी में भारतीय कपड़े का युग, यानी कि भारतीय कपड़े का युग किस तरह रहा। देखिए मशीनी उद्योगों के युग से पहले, जब मशीनी उद्योग नहीं आया था, उससे पहले भारतीय कपड़े का दुनिया में बोलबाला था। अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी सूती उत्पाद का बहुत दबदबा का, हर लोग पसंद किया करते थे और इनका बाहर भेजने का माध्यम सूरत बंदरगाह, मछलीपट्टनम और हुगली बंदरगाहों से कपड़े को क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। 1750 के दशक में भारतीय सौदागरों का ये नेटवर्क धीरे धीरे टूटने लगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मशीनी युग आया, जैसे ही यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, तो उसके बाद भारतीय कपड़े का मूल्य, भारतीय कपड़े का निर्यात धीरे धीरे कम होता चला गया और भारतीय जो मजदूर और जो हाथ से काम करने वाले थे, उनका क्या होने लग गया, नुकसान होने लग गया। देखिए अब हम आगे चलते हैं कि भारतीय बुनकरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा था, मशीनी युग का जैसे ही आरंभ हुआ, शुरुआत हुई, भारतीय बुनकरों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, चरमरा गई। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर उस कपड़े को बेचना शुरू कर दिया जो इंग्लैंड में बनाया जाता था। भारत में बने हुए कपड़े को वो क्या कर दिया, एक तरह से उनको ख़त्म सा कर दिया। तो वो लोग क्या हो गए, आर्थिक रूप से उनकी कमर टूट गई। अब हम देखते हैं एक, देखिए इस औद्योगिकरण के युग में एक व्यक्ति हुआ करता था जो भारत में नियुक्त किया गया था, जिसका पद था गुमास्ता। तो हम देखते हैं कि गुमास्ता कौन था। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त एक वेतन लेने वाला कर्मचारी था और ये क्या काम करता था, बुनकरों पर निगरानी रखता था, कच्चे माल को इकट्ठा करता था और जो कपड़े तैयार हो जाते थे उनकी गुणवत्ता को जांचता था और पूरे काम की देखरेख करता था। जैसे आज के समय में हम जिसको मैनेजर बोल देते हैं एक तरह से, इस तरह का ये क्या करता था, काम है करता था। तो उसको क्या कहा जाता था, गुमास्ता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान से इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मैनचेस्टर का आना। भारत में मैनचेस्टर कैसे आया, सबसे पहले समझते हैं मैनचेस्टर क्या है। ये ब्रिटेन में एक वो शहर है जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा बनाया जाता, उत्पादन होता है। और भारत का मैनचेस्टर जैसे अहमदाबाद को कहा जाता है, तो भारत में मैनचेस्टर ने कैसे प्रवेश किया। अब देखिएगा, मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग केंद्र है। एक नंबर का प्रश्न आए मैनचेस्टर क्या है, तो उसमें आपको ये लिखना है कि मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग का केंद्र है। 19वीं सदी के आरंभ में इस शहर से भारतीय बाजारों में बहुत अधिक मात्रा में सूती वस्त्र आया। ये ध्यान देने योग्य बात है। 19वीं सदी के शुरू में ही भारत के बाज़ारों में इस कपड़े ने प्रवेश कर लिया, जिससे भारतीय उद्योगों की कमर पूरी तरह से टूट गई। जैसे ही मैनचेस्टर ने भारत में प्रवेश किया, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा यहाँ पे आया, वो थोड़ा सस्ता हो गया, लाइट वेट हो गया, बिकने लगा, उसका आकर्षण ज़्यादा हो गया, तो लोगों ने उसको लेना शुरू कर दिया। भारतीय कपड़े लोगों ने पहनने क्या कर दिए, कम कर दिए। ये भारतीयों के लोगों का, मजदूरों का, काश्तकारों का एक दुर्भाग्य रहा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में फैक्ट्रियों का आना कैसे हुआ। भारत में फैक्ट्रियों ने कैसे प्रवेश किया। देखिए, बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी थी। देखिए ये प्रश्न मैप में भी आ सकता है कि पहली कपड़ा मिल कहाँ पे लगी, वो भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो वो बम्बई है और 1854 में लगाई गई थी। 1862 में बम्बई में 4 कपड़े मिलें और स्थापित कर दी गई और देश में पहली जूट की मिल लगाई गई, वो 1855 में पश्चिम बंगाल में लगाई।
और 1874 में मद्रास में पहली कपड़ा मिल लगी। ये सारे प्रश्न याद रखने हैं। ये एक एक नंबर के सारे प्रश्न फैक्ट्री पे आ सकते हैं कि 1854 में, 1855 में कहाँ लगी, कौन सी मिल लगी। इसके बारे में आप लोगों को जानना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी मिल कहाँ पे लगाई गई और किस तरह भारत में फैक्ट्रियों का क्या हुआ, आना हुआ। अब हम नज़र डालते हैं, देखिए भारत के शुरुआती उद्यमी यानी कि प्रारंभिक रूप में भारत के उद्यमी कौन कौन से थे, जिन्होंने जब अंग्रेजों ने फैक्ट्रियाँ लगाई तो उन्होंने भी यहाँ पे काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द्वारकानाथ टैगोर कौन थे। देखिए द्वारकानाथ टैगोर एक पश्चिमी बंगाल के बहुत बड़े उद्योगपति थे और उन्होंने पश्चिमी बंगाल में उद्योगों की क्या की थी, स्थापना की थी। तो वो कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर। डिंसा पेटिट कौन था, देखिए ये बम्बई के प्रसिद्ध उद्योगपति थे, बम्बई के प्रसिद्ध उद्योगपति। ये भारतीय उद्योगपति, मैं उनकी बात बता रही हूँ। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे उद्योग लगा रही है और ये भारतीय हैं। जे.एन. टाटा, जे.एन. टाटा ने देखिए 1912 में टिस्को की स्थापना की थी, जिसके बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, स्टील कंपनी जिसके बारे में पढ़ते हैं। तो टिस्को की स्थापना 1912 में की थी। किसने की थी, जे.एन. टाटा ने की थी। सेठ हुकमचंद ये 1917 में कलकत्ता में जिन्होंने जूट मिल की स्थापना की थी, तो ये कौन थे, सेठ हुकमचंद। अब हम देखते हैं कि ये उद्यमी थे भारत के। पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक चला। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध और भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये देखिएगा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध बहुत लंबा चला था। उस समय क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन के जितने भी उद्योग थे उन्होंने उत्पादन करना बंद कर दिया, सिर्फ हथियार बनाना और यही काम करने लग गए, उसी युद्ध की सामग्री बनाने में लग गए। तो उस समय क्या हुआ कि भारत में ये हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के मजदूर, काश्तकार और भारत का जो उद्योग था वो जोर पकड़ गया। उस समय अत्यधिक मांग बढ़ गई उस भारतीय सामान की। तो भारतीयों ने, उद्योगों ने बहुत तरक्की की। लोग उनके लिए सैनिकों की ड्रेस बनाना, उनके लिए टेंट बनाना, रस्सियाँ बनाना, यानी कि बहुत सारा सामान जो वहाँ पे नहीं बन पा रहा था वो सामान बनाना भारतीय उद्योगों ने शुरू कर दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय के जितने भी उद्योग थे उन्होंने बहुत जोर पकड़ा और भारतीयों को उससे फ़ायदा हुआ, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी के जितने भी उद्योग थे वहाँ पे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, उन्होंने सिर्फ युद्ध की सामग्री बनाना शुरू कर दिया। तो इसके ये प्रश्न आपके पास बड़ा भी आ सकता है। तो इसका लिखने का तरीका आपका ये रहेगा कि 1914 का जैसे युद्ध प्रारंभ होता है औद्योगिक विकास भारत का बढ़ जाता है और ब्रिटेन का ढीला हो जाता है। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति भारतीयों के लिए पैदा कर दी। ब्रिटिश कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त हो गए, इसीलिए भारत का मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया और भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देशी व्यापार मिल गया। युद्ध लंबा चला। भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी, कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनाने के का मौका मिला। नए कारखाने लगाए गए। पुराने कारखानों में कई पारियों में लोग काम करने लगे, कई शिफ्ट बनाई गई जिसमें ताकि उत्पादन ज़्यादा हो और बहुत सारे नए मजदूरों को इसमें काम मिला। और पहले जितने कम लोग काम करते थे उत्पादन उससे क्या हो गया, दुगना हो गया। तो युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन भारत में तेजी से क्या हुआ, बढ़ा। तो एक समय भारतीयों के लिए ये क्या हुआ था, वरदान साबित हुआ था। उसमें भारतीयों को फायदा हुआ क्योंकि भारतीयों को इसमें बेनिफिट हुआ, ज़्यादा उत्पादन किया तो उनको ज़्यादा इनकम हुई। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि फ्लाई सेटल क्या था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्लाई सेटल क्या था। ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। देखिए ये क्या करता है, ये रस्सियों और पुलियों के द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक औजार है। फ्लाई सेटल कोई वैसी चीज़ नहीं है, रस्सी और पुली होती है जिनको बांधकर क्या किया, एक यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, चलाया जाता है। रस्सी और पुली का इस्तेमाल करके इसको चलाया जाता है। जिसकी बुनाई के लिए प्रयोग किया जाता है उसमें क्या होता है, ये धागे को सीधा और खड़ा, यानी कि जिसको हम कहते हैं क्षैतिज धागा और लंबवत धागा, उन दोनों को क्या जोड़ता है, ताना बाना जो बनाता है, पिरो देता है उनको, उसको हम क्या, फ्लाई सेटल है। फ्लाई सेटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े
करघे चलाने और चौड़े अर्जे के कपड़े बनाने, यानी कि बड़े अर्ज का कपड़ा और लंबे लंबे उनके अर्ज भी चौड़ा और लंबाई भी ज़्यादा करने का क्या मिल गया, मौका मिल गया। तो ये कपड़े के आविष्कार में, लंबे लंबे थान बनाने के आविष्कार में फ्लाई सेटल की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ये कपड़े के विकास में और कपड़े उद्योग को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश की महिला जो कामगार है, शिपनिंग जेनी मशीन का आने पर उन्होंने हमला क्यों किया था, क्यों, थोड़े सी इस पर नज़र डालते। देखिए, शिपनिंग जेनी मशीन का निर्माण जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, 1764 में किया था, और इस मशीन के सूत काटने के काम को बहुत तेज कर दिया, जिसके कारण सूत काटने वाली महिला कामगारों की मांग बहुत घट गई। अपना रोजगार छीनने के कारण महिलाओं ने बड़ा दुख हुआ और मशीनों के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी, तोड़ना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने शिपनिंग जेनी मशीन पर क्या बोल दिया, हमला बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम क्यों करवाना चाहते थे। देखिए, क्योंकि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों में जो सौदागर थे, बिचौलिए थे, गांवों की तरफ उन्होंने रुख किया, किसानों और कारीगरों को काम देते थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उनसे उत्पादन करवाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और विश्व के अलग अलग हिस्सों में उपनिवेश की स्थापना के कारण वस्तुओं की मांग बढ़ने लग गई थी, इसलिए उन्होंने गांव की तरफ क्या किया था, रुख किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, टॉपिक ये एनसीईआरटी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी में हाशिए पर क्यों चली गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मशीनी उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का बहुत दबदबा था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए पूरे भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, वहाँ से निर्यात किया करता था, उनका नेटवर्क बड़ा अच्छा था। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क धीरे धीरे टूटने लग गया। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती चली गई और उन्होंने स्थानीय दरबारों के कई तरह की रियायत हासिल कर ली और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर एकाधिकार ले लिया। इसे सूरत बंदरगाह के से होने वाले निर्यात में क्या हो गई, बहुत कटौती हो गई और एक नाटकीय ढंग से परिवर्तन हुआ कि बंदरगाह धीरे धीरे बंद होने के कगार पर, चहल पहल कम हो गई, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो भारतीयों का व्यापार होता था वो एक तरह से क्या हो गया, बंद हो गया। इसलिए इस बंदरगाह को कहा जाता है कि ये इस समय में हाशिए पर चले गए। नेक्स्ट देखिए, गुमास्ता की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों की थी, ये हमने पहले भी अभी रिपीट किया था, फिर मैं आपको बता दूं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के वस्त्र व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी, अतः कंपनी के वस्त्र व्यापार की प्रतिस्पर्धा को खत्म करके लागतों पर अंकुश रखते कपास व रेशम से बनी चीज़ों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन व नियंत्रण की एक नई व्यवस्था को लागू की थी। और उस नई व्यवस्था में क्या किया, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में क्रियाशील व्यापारियों, दलालों को समाप्त करने तथा बुनकरों पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का निर्णय लिया। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए माल को इकट्ठा करने, कपड़े की गुणवत्ता को जांचने, वेतनभोगी कर्मचारी जो तैनात किया था उसे ही क्या कहा जाता था, गुमास्ता कहा जाता था। अब हम एक चीज़ को और परिभाषित करते हैं जो इस चैप्टर का मेन आधार है। पूर्व औद्योगिकरण का मतलब क्या है, क्योंकि यही चैप्टर का नाम है। तो पूर्व औद्योगिकरण का क्या मतलब है, देखिए, पूर्व और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, उसे पूर्व औद्योगिकरण कहा जाता है। ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का प्रश्न बच्चों के लिए, 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो ये यानी कि औद्योगिकरण के पहले की वो क्रियाकलाप है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए पैमाने निर्धारित क्या करते थे, किया
करते थे। अब इस तरह के और बड़े प्रश्न आप लोगों को करने इस चैप्टर में कि 19वीं सदी के यूरोप में उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे। ये बड़ा प्रश्न आ सकता है। तो जिसमें क्या थी, देखिए हाथ से काम करने पर ज़्यादा प्राथमिकता देने का यही था, एक तो श्रमिकों की संख्या ज़्यादा थी तो उसको बड़े आसानी से मानव श्रम मिल जाता था। नए उत्पादों की विविधता, उत्पादन एक तरह के नहीं थे, बहुत तरह के उत्पादन हुआ करते थे। हाथ से बनी वस्तुओं के प्रति लोगों का आकर्षण ज़्यादा हुआ करते थे। इस तरह औद्योगिकरण जो था उसमें हाथ से उद्योगों पर ज़्यादा प्राथमिकता भी देने लगे। तो कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि इस चैप्टर में जैसे जैसे यूरोप में औद्योगिकरण का विकास हुआ तो भारत के जो काश्तकार थे, काम करने वाले लोग थे, उत्पादन करने वाले थे, कपड़े बनाने वाले थे, उनका व्यापार धीरे धीरे क्या होता चला गया, खत्म होता चला गया। यूरोप में औद्योगिकरण के युग में भारत में शुरुआत में तो भारतीयों को कुछ सुविधा दी, लेकिन बाद में भारत की अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से क्या कर दिया, उन्होंने उत्पादों को खत्म कर दिया। अपने तरीके से उन्होंने व्यापार को क्या कर लिया, अपने एकाधिकार में ले लिया। इस चैप्टर में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।